नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा शर्मा आप सभी का श्री एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। छात्रों, हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बिंदु को पढ़ रहे हैं और उसी का जो द्वितीय भाग है वह आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण के भेद, शिक्षण के चर, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र तथा शिक्षण प्रतिमानों के बारे में भी सामान्य रूप से हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण के भेद की। शिक्षण के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जिसमें प्रथम भेद होता है एक तंत्रात्मक, निरंकुशवादी और प्रभुत्ववादी शिक्षण। यह पर्याय है, हम इसे या तो एक तंत्रात्मक शिक्षण कह सकते हैं अथवा निरंकुशवादी शिक्षण कह सकते हैं या फिर प्रभुत्ववादी शिक्षण भी कह सकते हैं। छात्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि जो शिक्षण के भेद हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो पढ़ाने का तरीका होता है वह 3 प्रकार का होता है। किसी में शिक्षक मुख्य होता है, किसी में छात्र मुख्य होता है और किसी में दोनों ही मुख्य होते हैं। तो ये जो भेद हैं वह ठीक इसी प्रकार से विभाजित किए गए हैं कि जो हमारे प्राचीन काल में शिक्षण था और यह जो वर्तमान में प्रचलित है वो किस किस प्रकार का शिक्षण रहा है। तो पहला हम भेद देखेंगे एक तंत्रात्मकवादी शिक्षण। एक तंत्रात्मकवादी शिक्षण में क्या होता है कि हम यूँ माने कि प्राचीन या जो परंपरागत शिक्षण है, यानी कि हमारी जो गुरुकुल पद्धति का शिक्षण हुआ था वह ऐसा ही हुआ करता था। और इसमें क्या होता था कि शिक्षक है वह शिक्षक केंद्रित होता था। शिक्षक केंद्रित का अभिप्राय है कि शिक्षक यहाँ मुख्य हुआ करते थे। गुरु की आज्ञा पालन करना ही सर्वप्रमुख धर्म होता था विद्यार्थी का। तो इस प्रकार से इस शिक्षण में शिक्षक का मुख्य स्थान होता है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि विद्यार्थी का गौण स्थान होता है कि जब शिक्षक का मुख्य स्थान है तो विद्यार्थी का गौण सिर्फ वह गुरु के द्वारा दी गई आज्ञाओं का ही पालन करता था, उसे स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। इसलिए इस प्रकार के शिक्षण में जो विद्यार्थी होता है उसका गौण स्थान होता है। और चतुर्थ विशेषता है इस शिक्षण की कि यह अमनोवैज्ञानिक शिक्षण है। देखिए छात्रों, जहाँ बालक के मन की बात नहीं की जाएगी, बालक को गौण रखा जाएगा, तो ऐसा शिक्षण हमेशा अमनोवैज्ञानिक शिक्षण ही होगा। तो इस तरह से हमने जो शिक्षण का प्रथम भेद है उसको जाना। हम द्वितीय भेद की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है प्रजातंत्रात्मक अथवा आधुनिक शिक्षण, जिसे कि हम लोकतंत्रात्मक शिक्षण भी कहते हैं। और इस शिक्षण की विशेषताएं क्या है? यह बाल केंद्रित होता है, शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं और मनोवैज्ञानिक शिक्षण होता है। छात्रों, इसको थोड़ा हम समझते हैं। बाल केंद्रित मतलब अगले वर्तमान काल का जो शिक्षण है वह इसी प्रकार का शिक्षण हो रहा है। इसमें बालक को मुख्य ध्यान दिया जाता है, मुख्य स्थान दिया जाता है। बालक यहाँ मुख्य होता है। जितनी भी शिक्षण विधियां होती है, बालक किस तरह से सरल तरीके से सीख सके, इस और ही छात्र अध्यापक का ध्यान होता है। दूसरा, शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ जो गुरुमुख से ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही सब कुछ है, नहीं। यहाँ पर जो छात्र है उसको भी नाना प्रकार के कार्य दिए जाते हैं जिससे वह सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। और मनोवैज्ञानिक शिक्षण है, क्यों? क्योंकि इसमें बालक का ध्यान रखा जाता है, बालक का स्थान मुख्य होता है, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक शिक्षण भी कहा गया है। और तीसरे प्रकार का शिक्षण है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। बालक का मुख्य स्थान होता है, स्वाध्याय पर बल दिया जाता है और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। छात्रों, इसको जान लेते हैं। पहले प्रकार के शिक्षण में शिक्षक का मुख्य स्थान हुआ, उसी प्रकार से दूसरे प्रकार का जो शिक्षण है उसमें बालक का मुख्य स्थान हुआ। और जो तीसरे प्रकार का शिक्षण है यह हस्तक्षेप रहित है, मतलब कि यहाँ बालक को स्वाध्याय के लिए छोड़ दिया जाता है और वह अपनी मेधा के अनुसार अपनी शक्तियों में अपने ज्ञानार्जन में वृद्धि करता है। तो बालक का मुख्य स्थान होता है यहाँ पर और स्वाध्याय पर बल दिया जाता है और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है वह इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो आगे इस तरह से हमने जो शिक्षण के 3 भेद हैं उनको जाना। अब हम शिक्षण के चर की ओर आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण के जो चर होते हैं वह कितने हैं। वह 3 प्रकार के चर हैं। और यह चर कौन कौन से होता है? पहला चर है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर कौन है? शिक्षक है। दूसरा है आश्रित चर, जो कि शिक्षार्थी है अर्थात विद्यार्थी है। और मध्यस्थ चर या हम कहें उभय चर, वह कौन है? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां या शिक्षण योजनाएं इत्यादि इत्यादि।
छात्रों यहाँ आप समझे कि जो शिक्षण के चर होते हैं, चर क्या है? चर हमेशा शिक्षण को प्रभावित करते हैं। इन चरों के इर्द गिर्द ही शिक्षण की प्रक्रिया चलती है। अब यहाँ आप याद कैसे करेंगे कि जो यहाँ कंफ्यूज होंगे आप कि स्वतंत्र चर क्या है या आश्रित चर क्या है। इसको एक याद करने की ट्रिक आपको बताती हूँ कि देखिए, शिक्षक जो है वह हमारे शिक्षण में उनका मुख्य स्थान होता है। तो शिक्षक कैसे हैं? स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जो शिक्षक होते हैं वह स्वतंत्र चर होते हैं। और आश्रित चर, अब जो विद्यार्थी है वो तो शिक्षक के अधीन ही कार्य करता है, इसलिए आश्रित कौन हुआ? विद्यार्थी हुआ। और मध्यस्थ चर यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों को जोड़ने वाला चर है वह कौन है? पाठ्यक्रम है, क्योंकि पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द ही हम सारी बातें करते हैं। तो इस तरह से पाठ्यक्रम, या फिर हम कहें कि शिक्षण योजनाएं, या फिर शिक्षण की जो विधियां होती है वह सब क्या कहलाती है? मध्यस्थ चर या उभयचर। तो इस तरह से हमने शिक्षण के जो तीनों चर हैं उनको बहुत अच्छे से सरल तरीके से जाना। आगे के विषय की ओर हम बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि इन चरों के कार्य क्या होते हैं। छात्रों, इन चरों के कार्यों की हम बात करें तो पहला कार्य होता है निदानात्मक, और दूसरा होता है उपचारात्मक, और तीसरा होता है मूल्यांकन कार्य। निदानात्मक से अभिप्राय क्या है कि यहाँ समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है। निदान हम कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे डायग्नोस्टिक। तो आप ये देखिए कि जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो वहाँ हमें जो फिजिशियन होते हैं वह डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं, और हम लोग अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करवाते हैं और वहाँ कारणों का, लक्षणों को देखा जाता है। तो निदान का मतलब क्या हुआ? कारणों का पता लगाया जाना। और यह जो शिक्षण है उसके प्रथम चरण, शिक्षण का प्रथम चरण होता है। हम जब भी शिक्षण कराते हैं तो सबसे पहले बालक की कमजोरी क्या है यह हम देखते हैं। तो निदानात्मक कार्य होता है इन चरों का, और दूसरा होता है उपचारात्मक। अब जब हमें बीमारी का पता चल गया है तो हम क्या करेंगे? उसका उपचार करेंगे, उसके लिए दवाइयां देंगे। तो अगर बालक में जो भी कमी है, जो भी त्रुटि वो कर रहा है, तो उसके उपचार के लिए हमें नाना प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। तो यह कार्य हुआ उपचारात्मक। और तीसरा कार्य होता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य का मतलब हम जो चाहते थे वह सुधार हुआ या नहीं हुआ। हमने दवाई दी, दवाई देने से उसके स्वास्थ्य में लाभ हुआ कि नहीं हुआ, यह जो कार्य किया जाता है वह मूल्यांकन के क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार से चरों के जो कार्य है वह तीन प्रकार के हुए: निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन कार्य। तो चरों को जाना, चरों के कार्यों को जाना। अब हम जानते हैं शिक्षण के स्तर। छात्रों, गौरतलब है कि शिक्षण के जो स्तर है वह भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वह हम जान लेते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अब इन तीनों स्तरों को हम विस्तार से समझते हैं कि ये जो तीनों स्तर है वह क्या है। पहली बात करें हम स्मृति स्तर की, तो इसके जो प्रवर्तक है वह हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर ने इस प्रकार के शिक्षण का प्रतिपादन किया था, इसलिए इनको प्रवर्तक माना जाता है। और यह जो शिक्षण होता है वह प्राथमिक कक्षाओं हेतु अधिक किया जाता है। छात्रों, इसमें क्या होता है कि आप याद कीजिए कि जब भी हम बचपन में पढ़े होंगे तो हमने जो अल्फाबेट है या पहाड़े हैं तो उनको हमने रट रट करके याद किया होगा। तो इस प्रकार का जो शिक्षण होता है जिसमें कि रटवाया जाता है, बालक को कोई चीज कंठस्थ करवाई जाती है, तो वह स्मृति स्तर का शिक्षण कहलाता है। पढ़ाए गए विषयों को यांत्रिक रूप से स्मृति में धारण करना, मतलब बच्चा सोचे समझे बिल्कुल मशीन की तरह रटता रहता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और ये सब। तो ये जो स्तर है वह कौन सा है? स्मृति स्तर का है। आगे हम देखेंगे बोध स्तर। बोध स्तर से अभिप्राय क्या है कि पहले हम इसके प्रवर्तक को देख लेते हैं कि जो बोध स्तर का शिक्षण है वो है, उसके प्रवर्तक मॉरिसन है, और यह माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। थोड़ा स्तर यहाँ बढ़ जाएगा। स्मृति स्तर जहां पर लो लेवल का है उससे मिड का आ जाएगा बोध स्तर, और इसके प्रवर्तक मॉरिसन है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए है, उपयोगी है। इसमें क्या किया जाता है कि उदाहरणों के माध्यम से विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया जाता है। देखिए, अब बालक इतना छोटा नहीं है कि आपने कहा और वह समझ गया। अब उसको क्या है, और भी उदाहरणों की आवश्यकता होती है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके रिसेंट में आप उदाहरण बताइए। तो इस तरह से जो माध्यमिक कक्षाएं होती है उसमें बोध स्तर का, जानने वाले स्तर का शिक्षण करवाया जाता है। और तीसरा स्तर होता है जो कि उच्चतम स्तर है, जिसको हम कहते हैं चिंतन स्तर का शिक्षण, और इसके जो प्रवर्तक है वह हंट है और उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए प्रभावी है। इसलिए यहाँ इस प्रकार के शिक्षण में क्या होता है कि तर्क वितर्क की सहायता से किसी भी विषय का अनुसंधान किया जाता है।
क्योंकि बालक इस स्तर पर थोड़ा मेच्योर हो जाता है। अब उसके तर्क वितर्क से हर चीज को जानने की अभिलाषा होती है। तो इस तरह से जो चिंतन स्तर का शिक्षण है वह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। चलो छात्रों, आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब शिक्षण सिद्धांतों को। किसी भी शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं वह क्या होते हैं कि हम जब शिक्षण करवाएं तो कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें हमारा शिक्षण करवाना है। तो इस दृष्टि से जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब हम शिक्षण के सिद्धांतों को जानेंगे और पहला सिद्धांत हम देखते हैं उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। छात्रों, इससे अभिप्राय क्या होता है कि जब भी अध्यापक शिक्षण करवाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस पर वह कोई पाठ पढ़ाना चाहता है, शिक्षण करवाना चाहता है, तो उसका उद्देश्य होगा छात्रों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना का उदय करना, और वह इसी तरह से शिक्षण करवाएगा कि जिससे छात्रों के हृदय में राष्ट्रभक्ति का भाव ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो। तो इसलिए जो शिक्षण होता है वह हमेशा उद्देश्य परक होता है। द्वितीय जो विषय सिद्धांत है हमारा वह है वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। हम जब भी शिक्षण करवाएं कभी कोरा काल्पनिक नहीं होना चाहिए। हमारे शिक्षण में केवल और केवल कल्पनाओं की बात नहीं होनी चाहिए। हम जो भी बालक को पढ़ा रहे हैं वह वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए। यदि कोई आदर्श की बात है तो उसे भी हम वास्तविक जीवन में किस तरह से लागू कर सकते हैं, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यह शिक्षण का द्वितीय सिद्धांत हुआ। तृतीय सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जब हम शिक्षण करवाए, शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बालक ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील हो। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक केवल और केवल अपने आनंद के लिए ही पढ़ाता रहे और जो विद्यार्थी है वह मूक श्रोता होकर के और सुनता रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है कि शिक्षण में हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे अंशों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें बालक अधिक से अधिक सक्रिय रहे, क्रियाशील रहे। चतुर्थ सिद्धांत देखेंगे हम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत से अभिप्राय क्या है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो बालक को अभिप्रेरित करना चाहिए, उसको मोटिवेशन देना चाहिए ताकि वह हमारे द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर सही और अपनी बुद्धि से दे पाए। यदि आप बार बार उसको प्रताड़ित करते रहेंगे या उसको प्रेरित नहीं करेंगे तो आपका जो शिक्षण है वह सफल नहीं होगा। तो शिक्षण का जो चतुर्थ सिद्धांत है वह अभिप्रेरणा का सिद्धांत हुआ। आगे हम देखेंगे रुचि का सिद्धांत अथवा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि जो कक्षा में छात्र पढ़ते हैं वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, अर्थात उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कोई छात्र बहुत जल्दी सीख जाते हैं तो कोई धीमी गति से सीखते हैं और कोई बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। तो शिक्षण हमारा ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान में रख करके हमारी विधियां ऐसी हो कि उन्हें सीखने के अवसर ज्यादा से ज्यादा हम दे पाएं और उनकी रुचि का ध्यान भी हमें होना चाहिए, रुचिकर बनाना चाहिए हमारे शिक्षण को। तो इस तरह से रुचि का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमने समझा। फिर है अभ्यास का सिद्धांत। छात्रों, सभी जानते हैं करत करत नित अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी कि बार बार अभ्यास करवाने से जड़ से जड़ जो बालक होता है वह भी होशियार हो जाता है। तो हमें अभ्यास पर बल देना चाहिए। हमारे शिक्षण में ऐसे बिंदु होने चाहिए कि बालक अधिक से अधिक अभ्यास करे। अगला सिद्धांत हम देख लेते हैं बाल केंद्रिता का सिद्धांत। जैसे कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं कि शिक्षक को अपने आनंद के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, अपितु बाल केंद्रिता यानी कि बालक का ध्यान रखते हुए अपना शिक्षण करवाना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि मेरा बालक किस तरह से सरल तरीके से समझ रहा है, मुझे किस तरह से पढ़ाना है, मतलब बालक पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह है भी ऐसी ही। जितना आप बालक पर केंद्रित रहेंगे आपका जो शिक्षण है वह उतना ही रुचिकर होगा। अगला सिद्धांत हम देखते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। आपका जो शिक्षण है वह उपयोगी होना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य के आधार पर उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक पढ़ भी ले, शिक्षण भी कर ले और उसके पास में केवल डिग्रियों का अंबार हो और उसके शिक्षण का कोई महत्व न हो। अतः हमारा शिक्षण वर्तमान के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। अगला है क्रमबद्धता का सिद्धांत। हमारे जितने भी उद्देश्य हैं उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो शिक्षण है वह हमेशा सरल से कठिन की ओर जाए और हम एक एक करके जिन चीजों को पहले सिखा चुके हैं उन्हें आगे विस्तार से और फिर इस तरह से सरल से कठिन की ओर हम आगे बढ़े। आगे हम देखेंगे करके सीखने का सिद्धांत। जो शिक्षण का हमारा अगला सिद्धांत है वह है करके सीखने का सिद्धांत। हमें बालक को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाना है,
करके उसको दिखाना है, हम खुद भी करके दिखाएं और बालक को भी ऐसे अवसर प्रदान करें कि वह अधिक से अधिक कार्यों को करके सीखे, जिससे क्या होगा, उसका जो ज्ञान है वह व्यवहारिक हो जाएगा। केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होगा, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्त गतम धनम आपत्काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो इस तरह से जो हमारा शिक्षण है वह हमेशा उपयोगी होना चाहिए, बालक के व्यवहार में होना चाहिए। तो छात्रों, इस तरह से हमने शिक्षण के सिद्धांतों को विस्तार से जाना और अब आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे शिक्षण के सूत्र क्या है। देखिए, सूत्र का अर्थ ही क्या होता है, बांधना। ये सूत्र ऐसे होते हैं जो हमारे शिक्षण को बांधे रखते हैं, मतलब हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। बस हमें इन सूत्रों को अपनाना होता है। आप समझ गए होंगे सूत्र से। अभी हम कहते हैं कि हमारे सफलता के सूत्र क्या है। तो सूत्र का मतलब जिन चीजों को हमने अपनाया है जीवन में या अपनाना चाहिए। तो ऐसे ही शिक्षण के सूत्र होते हैं। पहला हम देख लेते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब भी आप शिक्षण करा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो शिक्षण है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर हो। आप अपनी कक्षा को वहां से प्रारंभ कीजिए जहां से बालक पहले से ही कुछ जानता है, सामान्य जानकारी उसकी जहां से है वहां से आप अपने शिक्षण को प्रारंभ कीजिए। और अब जो अज्ञात यानी कि जो आपका पढ़ाए जाने वाला विषय है, नवीन विषय है, उसकी ओर अब आप अपने बालक को उन्मुख कीजिए। तो प्रथम जो शिक्षण सूत्र है वह कौन सा हुआ, ज्ञात से अज्ञात की ओर। छात्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आपके इस तरह से आएगा कि इस सूत्र का जो प्रयोग है वह हमारी जो पाठ योजना है उसमें कहाँ किया जाता है। तो प्रस्तावना प्रश्नों में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सूत्र देखते हैं हम, सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर यानी कि हमारा जो शिक्षण है वह सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। पहले हम सरल चीजों को बताएं और उसके बाद में हम कठिनता की ओर बढ़े। और यह जो शिक्षण सूत्र है वह हमारे प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त होता है। अगला हम सूत्र देखेंगे कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए, कई कई अंश ऐसे होते हैं जिन्हें हमें विशिष्ट रूप से पहले बताने पड़ते हैं और उसके बाद हम सामान्य अंश की ओर बढ़ते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर यह जो शिक्षण सूत्र है उसका अभिप्राय ही क्या हुआ है कि जो भी विषय वस्तु होती है, जो विशिष्ट विषय वस्तु होती है, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें पहले विशिष्ट विषय वस्तु को बता करके और फिर सामान्य की ओर बढ़ना चाहिए। अगला हम देखेंगे पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर आपने जब अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यह जो शिक्षण सूत्र है वह कहाँ प्रयुक्त हुआ है, गेस्टॉल्ट वादियों के अनुसार। गेस्टॉल्ट वाद में यह शिक्षण सूत्र प्रयुक्त हुआ है कि पहले हम समग्र को समझाए और उसके बाद में उसके अंश को बताए। तो पूर्ण से अंश की ओर, समग्र को बता करके और फिर उसके अंशों की ओर बढ़ना। तो आगे हम बढ़ेंगे, हमारा अगला जो सूत्र है उसको देखेंगे, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यानी कि विषय वस्तु को पहले खंडों में पढ़ा करके और फिर उसका सारांश बताना। तो आप ये देखेंगे कि जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है उसका अपवाद है यह सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। हमने पहले खंडों में विषय वस्तु को पढ़ाई और फिर उसको सारांश में बता दिया। आगे हम देखेंगे आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर, छात्रों इसको समझिएगा, व्याकरण के लिए बहुत ही उपयुक्त सूत्र है, व्याकरण शिक्षण के लिए। और आगमन का अर्थ क्या होता है, उदाहरण। हम पहले उदाहरण बताएं और उसके बाद में उस उदाहरणों के पीछे छिपे हुए नियमों को स्पष्ट करें। तो उदाहरण से नियम की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र। आगे हम देखेंगे अनिश्चित से निश्चित की ओर। जो अनिश्चित होता है उसको हम बताएं और फिर जो निश्चित चीज होती है उसकी ओर आगे हमको बढ़ना चाहिए। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर। जो अस्पष्ट है उसको स्पष्ट करते हुए फिर हमें जो स्पष्ट विषय वस्तु है उसके बारे में बताना चाहिए। अगला सूत्र देख लेते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए, यहाँ दो शब्द है, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त को समझिए कि मूर्त का मतलब क्या है, जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, और अमूर्त क्या है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये जान लीजिए कि जो प्रत्यक्ष वस्तुएं होती है वह मूर्त होती है, अमूर्त क्या है, जो हमारे विचार है वह अमूर्त होते हैं। तो हमें पहले किसी भी चीज की विशेषता बताने से पहले उस विशेषता को उसके सामने मूर्त रूप में रख देनी चाहिए। मान लीजिए आप ताजमहल का महत्व बता रहे हैं
उसके सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जो ताजमहल की प्रतिकृति है तो उसको आप पहले बच्चे को दिखा दीजिए और आप उसके सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो यह जो सूत्र होता है वह मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। आगे हम देखेंगे अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर में क्या होता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है। यहाँ पर हमें जो अनुभव है उनको जुटाना होता है और वह अनुभव आते कैसे हैं, कार्य को करने से आते हैं। तो इस तरह से कार्य को करके जब हम बताते हैं तो इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। फिर है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। मनोवैज्ञानिक प्रकृति से हम तर्क की ओर आगे बढ़े, मतलब हमें अपनी रुचियों का ध्यान रखते हुए और फिर तर्क बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। फिर है प्रकृति के अनुसार शिक्षण। जो प्रकृति है, जो नैसर्गिक वातावरण है, उसके अनुसार हमें शिक्षण देना चाहिए, न कि कृत्रिम शिक्षण देना चाहिए, क्योंकि जो वास्तविक शिक्षण दिया जाता है उसमें ही बालक का ध्यान अधिक होता है। तो छात्रों, इस तरह से हमने समस्त शिक्षण सूत्रों की बात की और शिक्षण सूत्रों को जाना, और मैं समझती हूँ कि ये सारे शिक्षण सूत्र जो कि शिक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है आपको समझ में आ गए होंगे। और चलिए अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं कि इस विषय से संबंधित किस तरीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और पहला प्रश्न हम देखते हैं कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सम्मिलित है। बताइए, आप प्रयास कीजिए कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की जहां हमने बात की थी तो वहां त्रिध्रुव कौन कौन से थे। पहला ऑप्शन है छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, दूसरा छात्र विद्यालय शिक्षक, तीसरा बालक अभिभावक प्राचार्य, चौथा पुस्तक बालक और अध्ययन। तो राइट आंसर है अ, छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, शिक्षण हो सकता है, क्या हो सकता है, मापन योग्य, बाल सुधारात्मक, बालोपचार योग्य या ये सभी। राइट आंसर आएगा इसमें ये सभी। देखिए छात्रों, जहां मैंने शिक्षण की विशेषताओं की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षण मापन योग्य भी है, बाल सुधार इससे किया जा सकता है, बालोपचार इससे किया जा सकता है। तो ये सारी विशेषताएं शिक्षण की है, इसलिए इसमें राइट आंसर फोर्थ आया है। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि कक्षा शिक्षण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए, सरल होना चाहिए या एक तरफा होना चाहिए। राइट आंसर क्या आएगा, संवाद मूलक। ब हमारा राइट आंसर है। संवाद मूलक से अभिप्राय क्या है कि हम जब भी शिक्षण करवाएं तो शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में वार्तालाप होता रहना चाहिए। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं कि शिक्षण सूत्रों का आधार होता है। बताइए क्या, कौन सा आधार होता है, दार्शनिक आधार होता है, मनोवैज्ञानिक आधार होता है, सामाजिक आधार होता है या वैज्ञानिक आधार होता है। राइट आंसर है इसका ब, मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षण सूत्र होते ही क्यों हैं, शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, इसलिए इसका जो आधार है वह कैसा है, मनोवैज्ञानिक आधार है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षणों के स्तरों की संख्या क्या है। और पहला है 1, 4, 3 और 2। बताइए कितने हैं स्तर, 3 स्तर है। कौन कौन से हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। राइट, आगे हम बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रचलित शिक्षण कहलाता है। बताइए कौन सा शिक्षण कहलाता है, प्रभुत्ववादी शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर आएगा लोकतंत्रात्मक शिक्षण, जिसको हम प्रजातंत्रात्मक शिक्षण भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण में स्वतंत्र चर है। बताइए कौन स्वतंत्र होता है शिक्षण में, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण योजना। बताइए क्या, यस राइट आंसर है शिक्षक। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कराया जाता है, कैसे स्तर का करवाया जाता है, बोध स्तर का, स्मृति स्तर का, चिंतन स्तर का या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसमें सेकंड, स्मृति स्तर का। मैंने आपको बताया था कि बालक इसमें रट रट करके याद करता है, तो हमारा राइट आंसर हुआ स्मृति स्तर का। तो छात्रों, इस तरह से आज की कक्षा में हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वितीय भाग के अंतर्गत शिक्षण के भेदों को जाना, शिक्षण के चर, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के सिद्धांतों और शिक्षण के महत्वपूर्ण सूत्रों को समझने के साथ शिक्षण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर भी अपनी पकड़ बनाई। तो मैं समझती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और हमारे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।